जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल में 3 और 4 अप्रैल के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी लोग जुड़े। आपके लिए डेली सुबह के 6 बजे डेली करंट अफेयर सीरीज, शाम में आपके लिए स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के दृष्टि से। इसलिए आप सभी समय से क्लास को फॉलो करते रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें ताकि एग्जाम में आप सभी बेहतर कर सके। तो सभी लोग जुड़े, लिंक शेयर करें। आप सभी लोग लिंक शेयर करें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग मिलकर करते रहें और क्लास का आनंद लें। क्लास जो है वो डेली समय से जरूर जुड़े और लाइव चैट में आप सभी आंसर जरूर करें। जितने लोग जुड़ते हैं वो कोशिश करें कि लाइव चैट में आंसर करें और सभी लोग समय से जुड़े। काफी फायदा होगा, एग्जाम में काफी फायदा होगा आपको, इसलिए सभी लोग समय से जुड़े। और आज हम लोग जो है 3 और 4 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर देखेंगे। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करने के लिए रेडी हो जाए। आपके लिए आज का एक नंबर क्वेश्चन है। आज का एक नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के बीच श्रीनेक्स 2023 समुद्री अभ्यास का आयोजन कहां हो रहा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। स्लीनेक्स 2023 समुद्री अभ्यास है किसका? भारत और श्रीलंका का, ध्यान रखना है। भारत और श्रीलंका के नौसेना के बीच का अभ्यास है श्रीनेक्स 2023। यह एक समुद्री अभ्यास है। ये प्रत्येक पॉइंट एक क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और ये 10वां संस्करण का आयोजन कहां पर हो रहा है? ऑप्शन है एक नंबर कोलंबो, सेकेंड है विशाखापत्तनम, थर्ड चेन्नई और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करें कि भारत और श्रीलंका के बीच इस अभ्यास का आयोजन जो है वो जो कि 10वां संस्करण है कहां पे हो रहा। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर कोलंबो में। कोलंबो में 10वां संस्करण का आयोजन हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे स्लीनेक्स 2023 का आयोजन कोलंबो में 3 अप्रैल से शुरू हुआ है। और इसमें जो है वो ध्यान रखेंगे कि भारत के तरफ से जो है वो चेतक हेलीकॉप्टर भाग लिया है। ध्यान रखना है, चेतक हेलीकॉप्टर भारत की तरफ से भाग लिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुडुचेरी स्थित कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। पुडुचेरी में स्थित है कराईकल पोर्ट, ये ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन तो यही बना कि कराईकल पोर्ट कहां पर स्थित है? तो पुडुचेरी में। इसका अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? ऑप्शन है एक नंबर रिलायंस ग्रुप, सेकेंड है अदानी ग्रुप, नेक्स्ट है हिंदुजा ग्रुप और नेक्स्ट है टाटा ग्रुप। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करें कि पुडुचेरी स्थित कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर अदानी ग्रुप। अदानी समूह के द्वारा जो है वो 1485 करोड़ में इसका अधिग्रहण किया गया है। आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार अभी जो है वो अदानी समूह के द्वारा जो है वो भारत में कुल 14 पोर्ट का संचालन किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है 14 पोर्ट का संचालन जो है अदानी समूह के द्वारा किया जा रहा है भारत के अंदर। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि हाल ही में इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX का सफल परीक्षण कहां से किया है? ध्यान रखेंगे काफी चर्चा में ये क्वेश्चन आया है अभी इसरो के द्वारा। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल टेस्टिंग जो है वो RLV LEX का सफल परीक्षण कहां से किया है? जो कि इसका विकास जो है DRDO और इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से किया गया है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो है इसको डेवलप किया था DRDO और इंडियन एयरफोर्स। तो इसका जो है वो परीक्षण कहां से किया गया? ऑप्शन है चित्रदुर्ग कर्नाटक, नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश,
नेक्स्ट है चांदीपुर ओडिशा और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, चित्रदुर्ग कर्नाटक से इसका परीक्षण किया गया है। और इसे जो है इस मिशन को डेवलप किसने किया, तो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। आंसर आप सभी लोग करें। सलीम दुरानी का निधन हो गया, इनका संबंध है, ऑप्शन है राजनीति, नेक्स्ट है क्रिकेट, नेक्स्ट है विज्ञान और नेक्स्ट है पत्रकारिता। तो हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है सलीम दुरानी, जो कि गुजरात में रहते थे, अफगान नस्ल के थे ये। और जो है दर्शकों के कहने पर जो है सिक्स का बौछार करने वाले खिलाड़ी सलीम दुरानी का निधन हो गया। ये भारत के लिए कुल जो है 29 टेस्ट मैच खेले हैं और 75 विकेट हासिल किए। तो इस तरह से जो है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 177 रन देकर 10 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। और इस तरह से काफी जो है वो इतिहास अपने नाम जो है वो इतिहास में अपना नाम ऐड करवा चुके हैं। तो 88 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। तो ध्यान रखेंगे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आने वाला एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है कि सलीम दुरानी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो क्रिकेट से, और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला है कि हाल ही में नौसेना संचालन के महानिर्देशक का कार्यभार ग्रहण किया है। तो नौसेना संचालन के महानिर्देशक का कार्यभार किसके द्वारा ग्रहण किया गया, आप सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन एक नंबर महेश सिंह, नेक्स्ट है अतुल आनंद, नेक्स्ट है अजीत कुमार और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो नौसेना संचालन के महानिर्देशक का कार्यभार ग्रहण कौन किया, इसका आंसर आप सभी लोग करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अतुल आनंद। अतुल आनंद जो है वो नौसेना संचालन के महानिर्देशक का कार्यभार ग्रहण किया है। आप ध्यान रखेंगे आपके लिए एक लाइन, तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। अगर आप तैयारी मजबूत करते हैं तो आपको सफलता भी भरपूर मिलेगी। इसके लिए आपको जो है वो मेहनत करना होगा। आपका तैयारी मजबूत तभी होगा जब आप भरपूर मेहनत करेंगे। तो आप मेहनत करने से भागे नहीं, आप मेहनत जो है वो ज़बरदस्त करें ताकि सफलता भी ज़बरदस्त आपको मिले। तो मेहनत से चूकना नहीं है, तभी आपको जो है वो भरपूर सफलता मिलेगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जरूर आप सभी मेहनत करते रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ, हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आंसर करें। एक नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है अमित आनंद, बी है अजय माकन, सी नीरज निगम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीरज निगम। नीरज निगम आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आईपीएल। आप लोग जो है आईपीएल अभी जो है खूब देख रहे होंगे, तो आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर करें कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं। ऑप्शन है खलील अहमद, नेक्स्ट है अमित मिश्रा, थर्ड है युजवेंद्र चहल, इनमें से कोई नहीं। आंसर करें आप सभी लोग आंसर करें कि जो है वो आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने। तो सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, खलील अहमद। खलील अहमद जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से जो है वो खेलते हैं और इन्होंने सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल में 0 से 5, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि आईपीएल में 0 से 5 पर 50 बार आउट होने वाले खिलाड़ी बने।
तो 0 से 5 के बीच 50 बार आउट होने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो अभी आईपीएल का 16वां संस्करण चल रहा है और इस 16वें संस्करण में जो है कौन से खिलाड़ी आईपीएल में 0 से 5 बार आउट होने का रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन 1 नंबर रोहित शर्मा, नेक्स्ट है दिनेश कार्तिक, नेक्स्ट है रॉबिन उथप्पा और नेक्स्ट है सुरेश रैना। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें। आईपीएल में 0 से 5 पर 50 बार आउट होने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं और ये अभी जो है 0 से 5 पर जो है वो 50 बार आउट होने वाले खिलाड़ी बने हैं, ध्यान रखना है। वही दूसरे स्थान पे दिनेश कार्तिक है, इन्होंने कुल जो है अभी तक 44 बार जो है वो 0 से 5 के बीच आउट हुए हैं। तीसरा पर रॉबिन उथप्पा 41 बार और चौथा पर सुरेश रैना जो कि 40 बार जो है वो आईपीएल में 0 से 5 के बीच आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन आइडल 13 के विजेता कौन बने हैं? आप लोग इसका आंसर करें कि इंडियन आइडल 13 के विजेता कौन बने हैं। सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन 1 नंबर ऋषि सिंह, नेक्स्ट है देवोस्मिता राय, A+B और इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन आइडल 13 के विजेता कौन बने? आप लोग इसका आंसर लाइव चैट में कमेंट करें कि इंडियन आइडल 13 के विजेता कौन बने। तो ध्यान रखें इसका आंसर हो जाएगा ऋषि सिंह। अयोध्या के ऋषि सिंह जो है इंडियन आइडल 13 के विजेता बने और ये जो है आपको कोलकाता के जो देवोस्मिता राय थे इन्हीं को पीछे छोड़कर यह खिताब हासिल किया है। तो रनर देवोस्मिता राय और विजेता ऋषि सिंह, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। तो अभी जो है पटना उच्च न्यायालय के जो है वो मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आपको कौन बने? तो इसका आंसर तो हो जाएगा विनोद चंद्रन, लेकिन जो है वो क्रम के अनुसार कैमे न्यायाधीश बने हैं, आपको आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है 41, नेक्स्ट है 42वें, नेक्स्ट है 43वें और नेक्स्ट है 44वें। इसका आंसर आप सभी लोग करें। अभी जो है विनोद चंद्रन को जो है वो बिहार के जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, इन्होंने उनके पद के शपथ दिलवाया था। तो ये क्रम से जो है वो कैमे मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आप लोग इसका आंसर करें जो कि संजय करोल का स्थान लिया है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये शपथ लिए। तो संजय करोल के स्थान पर जो है ये विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कांगड़ा किस्म है। अभी जो है चर्चा में ये किस्म आया है कांगड़ा किस्म, इसका आंसर आपको बताना है ये किसका किस्म है। ऑप्शन 1 नंबर चाय, नेक्स्ट है धान, नेक्स्ट है मक्का और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर करें। चर्चा में रहा कांगड़ा किस्म है किसका? सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर चाय। चाय का यह एक प्रकार है, ध्यान रखना है, और खासकर ये हिमाचल प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे। ये हिमाचल प्रदेश के जो है वो कांगड़ा चाय है और इसलिए चर्चा में आया कि इसको जो है ख्याति यूरोप में मिला। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है इसकी धमक यूरोप तक जाएगी। कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन से, ध्यान रखेंगे, यूरोपियन यूनियन से जो है वो जीआई टैग मिला है। यूरोपियन यूनियन से इसे जीआई टैग मिला है कांगड़ा चाय को। तो आप ध्यान रखेंगे कि यूरोप के बाजार में अब जो है वो कांगड़ा चाय प्रवेश किया और विश्व स्तर पे इसका पहचान बढ़ा है। तो इस तरह से जो है वो ध्यान रखेंगे कांगड़ा चाय का किस्म है और ये हिमाचल प्रदेश के और यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। यह चाय अपने स्वाद के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका चाय। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए आज का कि पीपीआई वॉलेट के जरिए 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान करने पर कितने प्रतिशत का शुल्क मर्चेंट को देना होगा। काफी चर्चा में है ये क्वेश्चन। इधर जो है वो जिनको नहीं पता है वो कहते हैं कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन पर अब जो है वो लोगों को टैक्स देना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ध्यान रखेंगे
कि यूपीआई जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं फोन पे या गूगल पे, पेटीएम, उससे जो हम लोग यूपीआई के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, ध्यान रखना है। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसने अपना जो है वो एक इस तरह से टैक्स लगाया जिसमें कहा है कि पीपीआई वैलेट के जरिए, ध्यान रखेंगे पीपीआई जो होता है वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वैलेट के जरिए जो है वो ध्यान रखेंगे कि जैसे आपका जो है वैलेट होता है, जैसे हम कुछ पैसा को क्या करते हैं कि वैलेट में डालकर छोड़ देते हैं, फिर जो है वैलेट के माध्यम से हम कहीं पे जो है पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उस स्थिति में कह रहा है कि अगर जो है पीपीआई वैलेट के जरिए अगर जो है हम 2000 रुपया उससे अधिक का यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पे जो है वो मर्चेंट यानी कि जिसके पास भेजा जाएगा उसको जो है वो शुल्क देना होगा। तो ये सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए नहीं बल्कि जो है पीपीआई वैलेट के जरिए, तो इस पर जो है वो 1.1% का शुल्क मर्चेंट को देना होगा। मर्चेंट को देना होगा, ध्यान रखना है, सभी को नहीं देना है, मर्चेंट जिसके पास हम पैसा भेज रहे हैं उसको देना है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ये पीपीआई वैलेट के जरिए ट्रांजैक्शन पर, अन्य जो भी हम यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर कोई भी शुल्क नहीं देना है। तो इस तरह से अफवाह में आप विश्वास ना करेंगे कि हमें यूपीआई के माध्यम से जो है वो ट्रांजैक्शन पे पैसा देना होगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, पीपीआई वैलेट के जरिए अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो जिसके पास पैसा जाएगा उसको जो है वो 2000 या उससे अधिक पे 1.1% का शुल्क जो है वो देना होगा, क्योंकि यहां पर आपको लिखा है कि मर्चेंट को शुल्क देना है, तो मर्चेंट को 1.1 टैक्स देना है। तो इस प्रकार आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि काफी अफवाह में जो है वो लोग कह रहे थे कि जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो है वो शुल्क देना होगा, तो ऐसा नहीं है। हालांकि जो है वो बात करें तो जैसे हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो है खर्च होती है। जैसे हम मान रहे हैं कि मेरा पीएनबी बैंक है और हम जो है एसबीआई के पास ट्रांसफर करते हैं, एसबीआई में किसी का अकाउंट है, तो उस स्थिति में जो है वो ऐसा नहीं है कि फ्री में ट्रांजैक्शन होता है। पीएनबी से जब एसबीआई में ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पर जो है वो पीएनबी को कुछ जो है वो एसबीआई को देना पड़ता है शुल्क। तो ये आपका जो है उसमें जो है ऐसा नहीं है कि फ्री होता है, कुछ ना कुछ रकम देना पड़ता है, लेकिन जो है उस पर जो है वो हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अलग बात है, पीपीआई वैलेट के जरिए अगर ट्रांजैक्शन होगा तो उस स्थिति में 1.1% का शुल्क मर्चेंट को देना होगा। तो इस प्रकार आप सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आज आपके लिए कुल 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप सभी ध्यान रखेंगे और ध्यान से सभी क्वेश्चन को फॉलो करते रहें और वीकली और मंथली में जरूर आप सभी बेहतर करें। आगे हम लोग जो है वो मार्च मंथली करेंट टेस्ट लेंगे, इसलिए आप सभी मार्च के जो भी वीकली है उसे रिकॉल करते रहें ताकि आप टेस्ट में बेहतर कर सके। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस बीच आप सभी पीछे के क्लास रिकॉल करें और फिर से शाम में आप जो है वो ज्योग्राफी सीरीज में शामिल हों और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सभी लोग शामिल हों ताकि अच्छा लगता है, इसलिए सभी लोग जरूर जुड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।